नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर दें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 12 और इसके पूर्व हम लोगों ने कुल 11 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को हल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12वें प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का जो पहला प्रश्न है कि दुर्जन का सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि दुर्जन शब्द का सही संधि विच्छेद रूप क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि दुर्धन जन है, विकल्प बी कह रहे हैं कि दुहधन जन है, विकल्प सी कह रहे हैं कि दुर्धन अर्जन है या फिर विकल्प डी दुर्धन जन है। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आपको देना है कि दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दुहधन जन बराबर होता है दुर्जन और ये जो विसर्ग है इसी विसर्ग का रा हो जाता है और शब्द बन जाता है दुर्जन, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें दुर्जन में तो दुर्जन का संधि विच्छेद दुहधन जन होगा, संधि रूप दुर्जन होगा और संधि की बात करते हैं तो विसर्ग संधि है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जब भी संधि के प्रश्न को आप हल करें तो संधि, संधि विच्छेद और संधि का नाम तीनों आप बिल्कुल याद करते हुए दिमाग में बैठाते हुए बिल्कुल चलें, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी और कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का शब्द है, विकल्प बी अंग्रेजी भाषा का, विकल्प सी संस्कृत या फिर विकल्प डी जर्मन भाषा का शब्द है। जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, संस्कृत भाषा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। बात करें लिंग तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ध्यान में रखिएगा। यानी कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष यानी कि नर या मादा होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में पोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में एक सत्य है। अब आपको जवाब देना है कि निम्न में पोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में एक सत्य कौन सा विकल्प है। विकल्प ए कह रहे हैं कि लल्लू लाल और इंशाल्लाह खां थे, विकल्प बी कह रहे हैं कि सदा सुखलाल और लल्लू लाल थे, विकल्प सी कह रहे हैं कि लल्लू लाल और सदल मिश्र थे और या फिर विकल्प डी कह रहे हैं सदल मिश्र और सदा सुखलाल थे, है ना। तो प्रश्न संख्या 3 को आप समझ लीजिए कि इनमें मोटी मोटी अगर बात की जाए तो इनका मतलब है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन से 2 विद्वान जो है भाषा मुंशी पद पर सुशोभित थे या भाषा मुंशी पद पर थे, या आप कह सकते हैं संबंधित है। तो आपका जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही है ना। मैंने आपको बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 मुंशी जो रखे गए थे, एक लल्लू टाइप के थे, दूसरे पगल टाइप के थे। तो सदल को पगल से बैठा लीजिए कि लल्लू और सदल, लल्लू सदल ध्यान में रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, स्टार लगा करके इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में कौन आदिकाल का नाम नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आदिकाल का नाम चाणकाल नहीं है, विकल्प बी वीरगाथा काल नहीं है, विकल्प सी सिद्ध सामंत काल नहीं है या फिर विकल्प डी गद्य काल नहीं है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। गद्य काल नाम आदिकाल का नाम नहीं है, बल्कि गद्य काल की बात करें तो आधुनिक काल का एक अन्य नाम है गद्य काल, ये ध्यान में आप रखिएगा। चाणकाल गियरसन ने कहा आदिकाल को, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन महोदय ने आदिकाल को कहा है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ABC तो सही है, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं ना तो बिल्कुल आदिकाल का नाम नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सही डी होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 एक बड़ा बेहतरीन और प्यारा सा प्रश्न है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद है। जवाब आप सबको देना है। विकल्प कह रहे कि सुधन अर्थ है, विकल्प बी कह रहे स्वाधन अर्थ है,
विकल्प सी कह रहे हैं कि साधन अर्थ है, या फिर विकल्प डी स्वाधन अर्थ है। जवाब सबको देना है और इस पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए और इस प्रश्न को अपने नोटबुक में दर्ज करिए और इस प्रश्न से बिल्कुल आप सीखने का भी प्रयास करिए कि किस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। स्वधन अर्थ बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है कि स्वधन अर्थ बराबर स्वार्थ। स्व माने अपने, अर्थ माने मतलब की बात जो करता है उसे कहते हैं स्वार्थ। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 6 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या विकल्प ये कह रहे हैं कि अनधिकार है, विकल्प बी आमिष है, विकल्प सी चार दीवारी है, या फिर विकल्प डी जागृति है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 6 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो जागृत रूप है ना, ये गलत है, बल्कि देखा जाए तो जागृत होता है, ध्यान में रखिएगा। अनधिकार, आमिष और चार दीवारी सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में कौन एक असंगत है, यानी कि एक विकल्प जो है अशुद्ध है, सही नहीं है। आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि सभा, दल, गिरोह समुदायवाचक संज्ञा है। विकल्प भी कह रहे हैं कि लोहा, सोना और चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। विकल्प सी कह रहे हैं कि पूरी देवी देव व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कृष्ण, भीम, रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये असंगत है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 7 आप सबकी स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। पूरी देव देवी व्यक्तिवाचक नहीं है, बल्कि इनसे पूरे, है ना, समूह का बोध हो रहा है, इनकी जैसी जाति का बोध हो रहा है, इस कारण से ये जातिवाचक संज्ञा है। ये ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये असंगत था। अब पूरी कहने से जितनी भी पूरी है, जगन्नाथपुरी, पावापुरी, है ना, बिल्कुल इंद्रपुरी, जितनी पूरी है सबका बोध होगा। देवी कहने से जितनी भी देवियां हैं सभी देवियों का बोध होगा, और देव कहने से जितने भी देव हैं सभी देवताओं का बोध होता है, सभी देवों का बोध होता है। इस कारण से इसमें जातिवाचक संज्ञा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में कौन पुल्लिंग है। विकल्प कह रहे हैं कि परीक्षा पुल्लिंग है, विकल्प बी गवेषणा, विकल्प सी संपत्ति, या फिर विकल्प डी गिरी। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 8 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। गिर माने होता है पर्वत, ध्यान में रखिएगा। तो गिर पुल्लिंग शब्द है, बाकी परीक्षा, घोषणा और संपत्ति ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में स्त्रीलिंग रूप अशुद्ध है। अब कौन सा स्त्रीलिंग रूप अशुद्ध है। विकल्प के कर्ता का कर्ती होगा, अशुद्ध है। विकल्प बी धाता का धाती, विकल्प सी दाता का दात्री, या फिर विकल्प डी है नेता का नेति। जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 9 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। प्रश्न संख्या 9 के विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। नेता का नेत्री होता है, ये ध्यान में रखिएगा, और अभिनेता का अभिनेत्री होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब है और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो नेता का नेति नहीं बल्कि नेत्री होता है, और अभिनेता का अभिनेत्री नहीं बल्कि अभिनेत्री होता है। ठीक है, बाकी कर्ता का कर्ती, धाता का धात्री, दाता का दात्री सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में किस वाक्य में कर्म कारक है। विकल्प कह रहे हैं कि मैंने हरि को बुलाया, इसमें कर्म कारक है। विकल्प कह रहे हैं कि शिकारी ने बाघ मारा, इसमें कर्म कारक है। विकल्प सी कह रहे हैं कि लोगों ने चोर को मारा, इसमें है। या फिर विकल्प डी है मैंने हरि को रुपया दिया, इसमें कर्म कारक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। इसमें जो प्रश्न बनता है कि निम्न में किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, आपका ए होना था। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसके बाद इसका जवाब अब दीजिए कि निम्न में किसमें कर्म कारक नहीं है। अब आपको जवाब देना है। मैंने हरि को बुलाया, शिकारी ने बाघ मारा, लोगों ने चोर को मारा, या फिर विकल्प डी है मैंने हरि को रुपया दिया। तो बिल्कुल आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मैंने हरि को रुपया दिया ना, इसमें कर्म कारक नहीं है, है ना। जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है और हमेशा के लिए जाती है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। हरि को बुलाना, तो हरि को बुलाया कर्म कारक है, क्योंकि बुलाना में। शिकारी ने बाघ को मारा, और जब शिकार करना क्रिया हो तो उसके साथ को नहीं बल्कि ने लगता है, बाघ मारा,
लोगों ने चोर को मारा, पीटा, पीटे के अर्थ में ने लगा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से विकल्प ए बी सी तीनों में कर्म कारक है, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं ना तो इसमें संप्रदान कारक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में सर्वनाम कितने होते हैं। विकल्प ए कह रहे कि 6 होते हैं, विकल्प बी 8, विकल्प सी 11 या फिर विकल्प डी 2। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 11 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या होती है विकल्प सी 11 होती है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सर्वनाम के भेद या प्रकार नहीं पूछा गया है, सर्वनाम की संख्या पूछा गया है। स्टार लगाइए और इसको बिल्कुल रट लीजिए। निश्चित रूप से कभी कभी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है और भटकाने का काम करता है और हम आप भटक जाते हैं। तो बिल्कुल आपको पूछे सर्वनाम कितने हैं, यानी कितनी संख्या है, 6 है, 11 है, भेद कितने हैं, 6 है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 8 कारक होते हैं, 2 लिंग होता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, 2 वचन होता है। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है में सिंदूरी शब्द है। विकल्प ए कह रहे कि विशेषण है, विकल्प बी परविशेषण है, विकल्प सी कह रहे विशेष है या फिर विकल्प डी क्रिया विशेषण है। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, पर विशेषण इज राइट आंसर। बात करें पर विशेषण की तो विशेषण के ऊपर जब विशेषण लग जाता है तो उसे पर विशेषण कहते हैं। बात करें यहाँ पे लाल, तो विशेषण क्या है, कश्मीरी सेव लाल है, लाल विशेषण है, लेकिन लाल के ऊपर भी विशेषण लग गया, सिंदूरी लाल है। इस कारण से प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी इज राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है। स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में कौन सा असंगत कथन है। विकल्प कह रहे कि सीता गई, सामान्य भूतकाल है। विकल्प बी उसने मुरारी को मारा था, पूर्ण भूतकाल है। विकल्प सी गीता सो रही थी, संदिग्ध भूतकाल है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि मैंने आम खाया है, आसन्न भूतकाल है। प्रश्न संख्या 13 में कौन एक असंगत है, जवाब आप सबको देना है। थोड़ा सा सोच समझकर विचार करके इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 आप सबके स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ रहा है कि सर विकल्प बात करें ना तो विकल्प सी की बिल्कुल सही जवाब है। गीता सो रही थी, इसका मतलब है कि भूतकाल के अंतर्गत अपूर्ण आना चाहिए था, अपूर्ण भूतकाल यहाँ पे होना था, लेकिन संदिग्ध भूतकाल दे दिया है। तो संदिग्ध भूत के ध्यान में रखिएगा, नहीं है बल्कि अपूर्ण भूतकाल है, ये ध्यान में रखिएगा। सीता गई, सामान्य भूतकाल। उसने मुरारी को मारा था, पूर्ण भूतकाल। मैंने आम खाया है, आसन्न भूतकाल है, अभी अभी क्रिया हुई है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो वाक्य भेद है ना, उन भेद को बिल्कुल आप रट लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से इन दोनों प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 कि निम्न में अलकतरा, आलपिन, तंबाकू और चाबी शब्द है। विकल्प कह रहे कि तुर्की भाषा का, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी फारसी या फिर विकल्प डी पुर्तगाली है। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पुर्तगाली इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। अगर आपको कोई अलकतरा चपक जाए तो आप गाली देते हैं, आलपिन चुभ जाए तो भी आप गाली देते हैं, तंबाकू खाने वाले व्यक्ति को गाली देते हैं, है ना। और चाबी खो जाए या कोई चुरा ले तो आप गाली देते हैं। गाली पुर्तगाली को ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। खास तौर से जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं तो किस भाषा से लिए गए हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि 24, 34 एवं 26 में कौन सा समास है। विकल्प कह रहे हैं कि द्विगु समास, विकल्प बी अव्ययी, विकल्प सी द्वंद्व या फिर विकल्प डी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 15 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, द्वंद्व समास। 20 और 4 24, 30 और 4 34 और 20 और 6 26 और शब्द है। 2 संख्याएं यहाँ पर हैं, दोनों के बीच में और है, ये ध्यान में रखिएगा। इस कारण से विकल्प सी द्वंद्व समास है, ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16 है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं वाक्य है। विकल्प ए कह रहे कि सरल वाक्य है, विकल्प बी संयुक्त वाक्य है, विकल्प सी मिश्र या फिर विकल्प डी अशुद्ध वाक्य है। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न था और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सरल वाक्य इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 17 है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अब कह रहे कि इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। विकल्प ए कह रहे कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, अशुद्ध है। विकल्प बी कह रहे कि मैं गाने की कसरत करता हूँ, यह अशुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, अशुद्ध है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि पुलाव बहुत लाजीज चीज है, ये अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 17 आप सबके सामने जवाब आपको देना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। मैं गाने की कसरत करता हूँ। देखिए भैया, गाने की कसरत नहीं होती है, बल्कि गाने का रियाज होता है या गाने का अभ्यास होता है। तो यहाँ पे जो कसरत कर दिया, इस कारण से ये वाक्य अशुद्ध हो गया। बिल्कुल ध्यान दीजिए, स्टार लगाइए और इसे कंठस्थ कर लीजिए। तो ये प्रश्न अगर देखा जाए तो डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से मैंने लिया है। और जितने भी वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि और उदाहरण है ना, तो डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की किताब का आप रट्टा लगा लीजिए। निश्चित रूप से ढेर सारे प्रश्न आपको एज इट इज आपको परीक्षा में मिलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है, इसको बिल्कुल छाप लीजिए। बाघ और बकरी घाट पर पानी पीते, सही है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, और इसी पे कभी कभी देता मिठाई लेकर भागता हुआ आया। तो भागता हुआ नहीं आएगा, मिठाई पाएगा तो भागेगा नहीं, खुश होगा, दौड़ता हुआ आएगा। अगर कोई डंडा लेकर खदेड़ रहा है, भय हो रहा है, तो बाघ को देखकर, शेर को देखकर भागता हुआ आएगा। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। पुलाव बहुत लजीज है, बिल्कुल सही है। अगर प्रश्न बन जाए कि उसकी पत्नी बहुत लजीज है, तो अशुद्ध हो जाएगा। पत्नी लजीज नहीं होती है, संस्कारिक होती है, सुंदर होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर पकड़ आप सबके व्याकरण पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 की शुद्ध विकल्प नहीं है। अब कौन सा विकल्प शुद्ध नहीं है, जवाब आप सबको देना है। कह रहे विकल्प ये पत्नी की पर्यायवाची भार्या, दारा और कलत्र होती है, तो बिल्कुल। विकल्प भी कह रहे कि भू, इला, उर्वी और प्रसून ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। विकल्प सी कह रहे तरु, बिटप, गाछ और पेड़ वृक्ष के हैं। और विकल्प सी कह रहे हैं आही, भुजंग, विषधर और ब्याल, है ना, सर्प के पर्यायवाची हैं। तो कह रहे कौन एक अशुद्ध है, कौन एक विकल्प सही नहीं है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 18 आप सबके स्क्रीन पर है। थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प भी को लॉक किया जाए। भू, इला, उर्वी ये तो पृथ्वी की है, लेकिन प्रसून यहाँ पे पुष्प की पर्यायवाची है ना। अब पुष्प को सुमन कहते हैं, है ना, आप ध्यान में रखिएगा। कुसुम कहते हैं, गुल कहते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। रविवार का दिन है और आप सब बिल्कुल सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं, सारा काम काज छोड़ करके। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द होगा, यानी कि जो मोक्ष चाहता हो। एक देखिए मोक्ष की इच्छा होती है और एक जो मोक्ष चाहता हो या मोक्ष का इच्छुक हो, है ना, इसके लिए एक शब्द होता है। तो विकल्प कह रहे कि जो मोक्ष चाहता उसे मुमुक्षा कहते हैं। विकल्प भी कह रहे कि उसे मुमुक्षु कहते हैं। विकल्प सी कह रहे कि उसको बुभुक्षु कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं। या फिर विकल्प डी उसे बुभुक्षु कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, जवाब आप सबको देना है आप सबके स्क्रीन पर और विकल्प आपके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मुमुक्षु, है ना। जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, मुमुक्षु। मोक्ष को चाहने वाला मुमुक्षु, और केवल आ जाए मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा। ये ध्यान में आप रखिएगा, है ना। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा घुमा लेता है और आप रटे रहते हैं, समझे नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे फंस सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। बुभुक्षा माने भूख की इच्छा, है ना, बुभुक्षा। अब भूख की इच्छा रखने वाला या भूख का इच्छुक जो होता है वो बुभुक्षु होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टार लगा करके इसे नोट कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में बेमेल है, अब कौन बेमेल है? विकल्प पे कह रहे कि मुंह छिपाना मुहारा का अर्थ होता है लज्जित होना, ये बेमेल है। विकल्प भी कह रहे कि मुंह पकड़ना माने बोलने से रोकना, ये बेमेल है। विकल्प सी कह रहे कि मुंह उतरना मतलब उदास होना है, ये बेमेल है। या मुंह की खाना का मतलब होता है गहरी दोस्ती, ये बेमेल है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी को लॉक किया जाए। मुंह की खाना का मतलब गहरी दोस्ती नहीं होती है, बल्कि मुंह की खाना का मतलब होता बुरी तरह पराजित होना, बुरी तरह हारना, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी सही जवाब है ना, बिल्कुल आप सबका। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में कौन मिश्र बंधु में नहीं आते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कईयों बार प्रश्न पूछा गया है और एक बार फिर आप सबके सामने आ गया है कि निम्न में कौन मिश्र बंधु में नहीं आते हैं। विकल्प पे कह रहे हैं कि श्याम बिहारी मिश्र, विकल्प बी सुखदेव बिहारी मिश्र, विकल्प सी गणेश बिहारी मिश्र या फिर विकल्प डी कृष्ण बिहारी मिश्र। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न आपके सामने, जवाब आपके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी यहाँ पर आप सबकी दिख रही है ना। जो कृष्ण बिहारी है ना वो मिश्र बंधु में नहीं आते हैं, है ना। श्याम सुख गणेश, श्याम सुख गणेश, ध्यान में रखिएगा, दो सासा है और एक गा है, ठीक है ना। श्याम सुख गणेश मिश्र बंधु कौन है? बोले श्याम सुख गणेश है ना। और कृष्ण बिहारी मिश्र और रास बिहारी मिश्र को दूर दूर तक आप मिश्र बंधुओं के सामने फटकने मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो एग्जामिनर महोदय होते हैं ना, जब पेपर सेट करते हैं तो आपको भटकाने का काम करते हैं, इसलिए आपको भटकना नहीं है। श्याम सुख गणेश को दिमाग में रखना है और बिल्कुल प्रश्न को काला करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? विकल्प पे कह रहे कि नलिनी बिलोचन शर्मा है, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी सूर्यकांत शास्त्री या फिर विकल्प डी गणपत चंद्र गुप्त हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि जो विवेचनात्मक इतिहास है ना, विकल्प सी सूर्यकांत शास्त्री इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए विवेचना कौन कर सकता है ना, जो शास्त्री टाइप के लोग होते हैं वो विवेचना कर सकते हैं। और कितनी विवेचना कर सकते हैं? बोले सर 34 फार्म 34 में लिखा गया है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी आप कह सकते हैं वैल्यूएबल प्रश्न है, इसका बड़ा वैल्यू है ना। कह रहे कि मिश्रबंध विनोद 1913 को साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसने दी है? विकल्प कह रहे कि नामवर सिंह ने, विकल्प बी बच्चन सिंह ने, विकल्प सी मिश्र बंधु या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है कि मिश्र बंधु विनोद को पंचांग कौन कहेगा? तो साहित्य का पंचांग मिश्र बंधु विनोद को, जो कि मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई है, 1913 में लिखी गई है, ये ध्यान में रखिए। किसने कहा साहित्य का पंचांग? तो आपका जवाब भी आ गया कि सर जी विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब है ना, डॉक्टर नामवर सिंह इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए जो साहित्य का पंचांग वही लिख सकता है जो नामवर व्यक्ति होता है। तो नामवर व्यक्ति साहित्य के पंचांग लिखते हैं, तो साहित्य के पंचांग नामवर सिंह द्वारा कहा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि आचार्य रामचंद्र के इतिहास के विषय में इतिहास से उन्होंने जुटाया है जगाया नहीं, यह कथन किसका है ना। बिल्कुल एक बार प्रश्न को फिर से समझ लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया इतिहास है, उस इतिहास के विषय में यह किसका कथन है कि इतिहास से उन्होंने जुटाया है जगाया नहीं है, कथन किसका है? विकल्प कह रहे नलिनी बिलोचन शर्मा का है, विकल्प सी हजारी प्रसाद का, विकल्प सी जैनेन्द्र का या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आपको देना है कि इतिहास को उन्होंने जुटाया है जगाया है नहीं, कथन किसका है? प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है और आपका जवाब भी आ गया कि सर जी विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। जाठ है जुटाया, जा से जगाया, जा से जैनेन्द्र, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको कुछ भी ना मिले तो दिमाग में रखिएगा कि जगाना कहाँ से जगाया जाता है? इन इंद्रियों को, जैनेन्द्रियों को जगाते हैं, ज्ञान इंद्रियों को जगाते हैं तो काम बनता है, जुटाते नहीं है
जगाते हैं। तो जुटाया जगाया जैनेंद्र ने, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इसे बिल्कुल अपने जो नोटबुक है वहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। ढेर सारे भाई बहनों का मेरे पास कॉल आता है कि सर आपकी वीडियो प्रतिदिन देखते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं, सुबह नहीं देखते हैं लेकिन बाद में ज़रूर देखते हैं। तो बिल्कुल आप सभी भाई बहनों को बिल्कुल तहे दिल से ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, है ना। आप लोग देखते तो हैं और आप लोग बहुत प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप लोग ये भी ढेर सारे भाई बहन हैं जो कि नोट्स बना रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आपकी तैयारी इस तरह से रहेगी तो निश्चित रूप से आपका जो परिश्रम है उसका पूरा फल आपको मिलेगा, उसके पूरे हकदार हैं और निश्चित रूप से आप सब बिल्कुल सफल होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25। ये लो भाई, एक प्रश्न आपके सामने आ गया कि सर्वप्रथम देवबड़े की बिहारी विवाद को जन्म किसने दिया। विकल्प कह रहे कि मिश्र बंधु ने, विकल्प बी पदम सिंह शर्मा ने, विकल्प सी कृष्ण बिहारी मिश्र ने, या फिर विकल्प डी लाला भगवान ने। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 25 आप सबके स्क्रीन पर है कि सबसे पहले, है ना, कि देव बड़े की बिहारी बड़े, इसको विवाद को जन्म देने वाले कौन हैं। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 25 के विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। मिश्र बंधुओं ने क्या किया था ना, देव बड़े कि बिहारी बड़े, इस विवाद को जन्म दिया था। और कहाँ से? मिश्र बंधु विनोद से। मिश्र बंधु विनोद की रचना 1913 में हुई थी। मिश्र बंधु कौन? श्याम सुख गणेश, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब 25 का विकल्प ये था, तो बहुत सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में प्रथम सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे माना जाता है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 26 आप सबके स्क्रीन पर है कि निम्न में प्रथम सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे माना जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि आंसू, विकल्प बी सरोज स्मृति, विकल्प सी कामायनी, या फिर विकल्प डी झरना। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए सरोज की स्मृति कब आती है? जब सरोज की स्मृति आती है तो बिल्कुल 3-5 करने लगते हैं निराला जी। 3-5 मतलब 1935 में। और 7 से सरोज, 7 से स्मृति, 7 से सर्वश्रेष्ठ और 7 से शोक गीत। बिल्कुल आप कह सकते हैं ना 4 यस का संयोग यहाँ पर है, 4 यस, है ना। सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति कब? 1935 में। निराला जी की प्रिय पुत्री सरोज की जो देहांत होता है ना, तो उसकी स्मृति में उन्होंने लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प ए तो आंसू, आंसू तो पोंछ 1925 में प्रसाद जी की रचना है। कामायनी, कामना करते कि भगवान 3-5 ना हो, 3-5 1935 में। और झरना तो एक ठे है 1918 में, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से कुछ रचना और उसके रचना काल को भी, है ना, जो स्मृति है, टाइम थोड़ा सा है तो उसको भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। और इससे आपके अंदर ना किसी भी रचना को, किसी भी किताब को याद करने की, दिमाग में बैठाने की एक क्षमता डेवलप होगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से हुआ है। विकल्प कह रहे हैं कि यामा शीर्षक से, विकल्प बी प्रथम आयाम, विकल्प सी सप्तपर्णा, या फिर विकल्प डी निहार से है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है कि महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की कविताओं का जो संकलन है किस शीर्षक से है। तो आपका जवाब आ गया कि सर प्रथम आयाम से है। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है कि प्रथम आयाम ध्यान में रखिएगा। कोई व्यक्ति जब पहला बार कोई काम करेगा तो प्रथम आयाम होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए भाई, एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर आया और आप कह सकते हैं ना बड़ा घसीटा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ भी देखिए आ गया कि कब कुछ ऐसे तान सुनाओ जिससे उथल पछल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलेर उधर से आए। किसकी पंक्ति है? विकल्प कह रहे कि पंत की, विकल्प बी महादेव वर्मा, विकल्प सी बालके शर्मा नवीन की, या फिर विकल्प डी नागार्जुन की। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे
आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल। और बिल्कुल आपको मैंने ऐसे याद कराया था कि कब कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए, ठीक है ना। तो नवीन फार बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को आप बैठा लीजिए, हमेशा के लिए कंठस्थ कीजिए, स्टार लगा के अपने नोटबुक में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 29 है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही क्रम क्या है। विकल्प कह रहे कि रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्वगीत। विकल्प कह रहे हुंकार, रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत। विकल्प सी रेणुका, द्वंद्वगीत, रसवंती, हुंकार है, या फिर रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत और हुंकार है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 29 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। रेहुण द्वि कुसारणी, रेणुका, हुंकार, द्वंद्वगीत, ध्यान में रखिएगा, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, नील कुसुम, है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको विस्तृत रूप से हिंदी साहित्य इतिहास की या विधा की क्लास लेनी है तो टीजीटी या पीजीटी की प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा। सारी की सारी वीडियो को आपको मिल जाएगी, विस्तृत रूप से मिल जाएगी और ट्रिक की सहायता से मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 29 का विकल्प इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 एक प्यारा सा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में द्वितीय तार सप्तक के कवि नहीं है। कहने का आशय है कि जो सप्तक है तो उसी सप्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सप्तक, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक, ये ध्यान में रखिएगा। तो सप्तक से लेकर के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ भी देखिए, कह रहे हैं कि निम्न में द्वितीय, है ना, सप्तक यहाँ पे कर लीजिएगा, द्वितीय सप्तक के कवि नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प बी भवानी सिंह, विकल्प सी रघुवीर शाह, या फिर विकल्प डी है सुमन राजे। तो कौन एक द्वितीय सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं? जवाब आप सबको देना है। प्रथम 43 में, दूसरा 8 साल बाद 51 में, तीसरा इसके 8 साल बाद 59 में और चौथा इसके 20 साल बाद 79 में। ध्यान में रखिएगा, है ना। और कह रहे हैं कि इसमें द्वितीय सप्तक के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? तो बिल्कुल सुमन राजे की बात करते हैं ना, ये चौथे सप्तक के कवि हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। कवि क्या? कवित्री है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब था और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी है। इसकी भी वीडियो बिल्कुल चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, विस्तृत रूप से है, चारों सप्तक ट्रिक से हैं, क्रम से हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 31 है, नई कविता में कैक्टसवाद किसका प्रतीक है? विकल्प कह रहे कि अदम्य उत्साह का प्रतीक है, विकल्प जीवनाकांक्षा का है, विकल्प सी कह रहे अनगढ़ता का, या फिर विकल्प डी है ए, बी और सी सभी है। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 31 का जो विकल्प डी है ना, सरकारी जवाब इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। जो कैक्टसवाद में अदम उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता तीनों का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? जवाब आप सबको देना है। कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक असंगत है? विकल्प कह रहे का से कबूतर उदय प्रकाश की रचना है, विकल्प बी दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की है, विकल्प सी संशयात्मक ज्ञानंद पति की रचना है, या फिर विकल्प डी पहाड़ पर लालटेन मंगल कुमार का है। तो कह रहे कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक असंगत है, कौन सा विकल्प गलत है? जवाब आपको देना है। थोड़ा सा विचार करिएगा, नहीं तो इस प्रश्न पे आप गच्चा खाने वाले हैं। और आप सबका जवाब आया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। पहाड़ पर जो लालटेन है ना, ये मंगल कुमार का नहीं है बल्कि मंगलेश डाबराल का है, ये ध्यान में रखिएगा। पहाड़ पे लालटेन लेके कौन? बोले मंगलेश, ध्यान में रखिएगा। का से कबूतर, कबूतर का उदय होता है प्रकाश में, है ना, कबूतर प्रकाश में उदय होती है, ध्यान में रखिएगा। दुनिया रोज बनती है, धन्य है दुनिया, धन्य फर धन्यवाद, रोज बनती है। और संशय है ज्ञानेंद्र पति को, पति पर शंका होती है, संशय होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि द्वार पर दस्तक काव्य संग्रह किसका है? अब द्वार पर दस्तक कौन करते हैं? विकल्प कह रहे कि हीरा डोम की रचना, विकल्प ओम प्रकाश वाल्मीकि, विकल्प सी पुरुषोत्तम सतप्रेमी, या फिर विकल्प डी है सूरजपाल चौहान का। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि द्वार पर दस्तखत कौन दे? बोले जो पुरुषों में उत्तम हो और सत्य का प्रेमी हो। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। जिन भाई बहनों ने दिया निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं
और जिन्होंने नहीं दिया वो भी महाबधाई के पात्र हैं, क्योंकि इसके बाद अब आपका गलत नहीं होगा। इतनी प्रश्नोत्तरी आपकी परीक्षा से पहले हम करा देंगे कि आप अगर उतना ही कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा। और 11 हम लोग करा चुके हैं, 12वां हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि अलंकार के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विकल्प ए कह रहे कि भामा है, विकल्प बी आनंदवर्धन है, विकल्प सी कुंतक है, या फिर विकल्प डी भरत है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि जो अलंकार के प्रवर्तक है ना, विकल्प ये भामा है ना। मैंने बताया था कि भामा अलंकार करते, अच्छे अच्छे अलंकार करते हैं। तो 6ठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। और काव्य अलंकार शास्त्र इनका ग्रंथ है। आनंदवर्धन, भैया आनंद बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब ध्वनि होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ध्वनि संप्रदाय के हैं। कुंतक, कुंतक की बात करते हैं ना, किसी के ऊपर कुंतल भर लाद दोगे तो वो तो वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो कुंतक द्वारा है ना, तो कुंतक द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था उसका नाम था वक्रोक्ति। भरत रस भरते हैं, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो भामा को आपने देखा अलंकार के प्रवर्तक, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, कुंतक वक्रोक्ति के, भरत रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके अलावा रीत संप्रदाय के प्रवर्तक तो वामन है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। और आपको एक मिलेंगे औचित्य संप्रदाय के, तो क्षमेंद्र हैं, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा लीजिए, जितने भी अलंकार के संप्रदाय और प्रवर्तक हैं उसे रट्टा आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये लो जी, प्रश्न संख्या 35 आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्न में से एक असंगत है। अब कौन सा असंगत है आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 35 आप सबके स्क्रीन पर है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार भरत मुनि है। विकल्प भी कह रहे हैं कि व्यक्ति विवेक के महिम भट्ट हैं, विकल्प सी काव्य अलंकार के भामा है, या फिर विकल्प डी साहित्य दर्पण के विश्वनाथ हैं। तो कह रहे कौन एक असंगत है? जो असंगत है, जो सही नहीं है, उसी का चयन आप सबको करना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया कि सर जो काव्य प्रकाश है ना, ये भरत जी का नहीं है, भरत का तो नाट्य शास्त्र है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ पे काव्य प्रकाश तो मम्मट का है, ये ध्यान में रखिएगा। यही असंगत था, यही अशुद्ध था। भक्ति विवेक महिम भट्ट की, काव्य अलंकार भामा का, साहित्य दर्पण पूरा विश्व देखता है, तो विश्वनाथ का है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि सुख दुखात्मको रस है कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्मक को एको रस है, ध्यान में रखिएगा। सुख दुखात्मक को एको रस है कहने वाला आचार्य कौन है? विकल्प कह रहे कि भरत मुनि है, विकल्प बी रामचंद्र गुणचंद है, विकल्प सी कह रहे विश्वनाथ है, या फिर विकल्प डी आनंदवर्धन है। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। एक आप कह सकते हैं ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है और संभावित है कि परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। सुख दुखात्मक प्रश्न है ना, सुख दुखात्मक क्या है? आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सुख दुख में व्यक्ति एक रहता है, कौन? बोले जिसके अंदर गुण होता है, तो रामचंद्र गुणचंद ध्यान में रखिएगा, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि सुख दुख में एक रहने वाले चंद लोग होते हैं, तो बिल्कुल रामचंद्र गुणचंद, है ना। सब लोग सुख दुख में एक जैसे नहीं रह सकते हैं, ये चंद लोग ही होते हैं। तो चंद माने कम होता है, तो चंद से आप बैठा लीजिएगा कि रामचंद्र और गुणचंद को ध्यान में रखिएगा। और आपको कुछ भी ना मिले तो सुख दुख एक रस है, रामचंद्र गुणचंद एक गुण है, ठीक है। कि सुख और दुख में एक रहते गुण है, रामचंद्र गुणचंद को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 37 है कि उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम में अलंकार है। विकल्प कह रहे कि उपमा अलंकार, विकल्प प्रतीक, विकल्प सी विशेषोक्ति, या फिर विकल्प डी विभावना। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबका फौरन आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रतीप अलंकार है, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, है ना, ये ध्यान में रखिए। हाय कालिंदी सी तीर तलवार, है ना, कालिंदी नदी से तलवार, ध्यान में रखिएगा। तो उतर नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम, है ना, शरीर समश्याम की तुलना यहाँ पे की गई उल्टा। उपमेय को उपमान, उपमान को उपमान की समता दी जा रही है, इसका प्रतीप अलंकार है। उपमा में एक वस्तु को उपमा, उपमाने समीप, मा माने मापना, है ना। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप रख करके उसको मापना, उसकी तुलना करना ही उपमा कहलाता है। सा सी ध्यान में रखिएगा, सम यु जैसे आदिवाचक शब्द होते हैं। विशेषोक्ति होता है कि सत्य हेतु फलाभाव है, कि कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव हो। जल बिच मीन रहे प्यासी मोहि सुन सुन
आवे हासी। अभिभावना बिना हेतु कार्य की उत्पत्ति हो, कि हेतु ना हो फिर भी कारण हो, कारण ना हो कारण हो, कारक ना हो फिर भी कार्य हो। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन दाना। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। विस्तृत रूप से ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट से, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 38 है कि निम्न में से किस विकल्प में रस सामग्री दी गई है? विकल्प ए कह रहे कि छंद अलंकार गुण और रीति ये है। विकल्प बी कह रहे कि विभावना, विभाव अनुभाव संचारी भाव अस्थायी भाव है। विकल्प सी कह रहे अभिधा लक्षणा व्यंजना है। विकल्प सी कह रहे बिंब वृत्ति रसाभाव और काव्य दोष है। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आपको देना है कि किस विकल्प में रस की सभी सामग्रियां दी गई हैं। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 38 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लाभ किया जाए। विभाव अनुभाव संचारी भाव अस्थायी भाव, है ना। विभाव अनुभाव संचारी भाव ये जो है रस के आप कह सकते हैं अवयव है, अंग है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कि मुख्यार्थ हति दोष है काव्य दोष लक्षण किसने बताया है? कि मुख्यार्थ हते दोष है ये किसका काव्य लक्षण है, यानी काव्य दोष का लक्षण किसने बताया है? विकल्प करें मम्मट, विकल्प भरतमुन, विकल्प सी विश्वनाथ या फिर विकल्प डी बामन ने। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। मम्मट इज राइट आंसर। मुख्यार्थ हति बोले मम्मट। मुख्यार्थ माँ से मुख्यार्थ, माँ से मम्मट। मुख्यार्थ मम्मट में, मुख्यार्थ हाथी मम्मट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है कि अवध शिला का था उर पर, है ना, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में प्रयुक्त छंद है। ये देखिए यहां आपसे पूछा जा रहा है कौन सा छंद है। विकल्प कह रहे कि दोहा है, विकल्प बी सोठा है, विकल्प सी बरवा है या फिर विकल्प डी गीत का है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या है ना 40 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 40 का जो जवाब है विकल्प सी है, वरवय है। यहाँ पे देखेंगे 12, यहाँ पे 7, तो 12 7 19 ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, 19 इधर में रखिएगा। ठीक है, वरवय में 19 वर्ण होते हैं। ठीक है, 12 7 19। ठीक है, चलिए आगे। तो आपने क्या देखा कि 12 7 19 यहाँ पे आपको दिखाई दिए हैं, इधर में आप रखिएगा। ठीक है, 19 मात्राएं, 12 7 19 मात्राएं। प्रश्न संख्या 41 है कि बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है। विकल्प कह रहे कि उपमा अलंकार, विकल्प बी उदाहरण, विकल्प से उत्प्रेक्षा या फिर विकल्प डी रूपक अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है कि बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत से जैसे, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जैसे जैसे शब्द आया है इस कारण से विकल्प बी उदाहरण अलंकार होगा। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। आगे प्रश्न संख्या 42 है कि हीर सा हृदय हमारा, हीर सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, है ना। आप कह रहे कि इसमें इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प कह रहे कि उपमा अलंकार है, विकल्प विश्लेष, विकल्प से उत्प्रेक्षा और विकल्प डी अनुप्रास अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब आप सबको देना है। विकल्प कह रहे कि ए और बी है यानी कि उपमा और श्लेष है। विकल्प बी कह रहे कि बी और सी है यानी कि श्लेष और उत्प्रेक्षा है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सी और डी है, सी डी उत्प्रेक्षा अनुप्रास, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं ए और डी है। तो अब प्रश्न संख्या 42 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प डी ए और डी, ए फॉर उपमा और डी फॉर अनुप्रास। हीर सा हृदय, है ना। तो हीर सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, तो इधर में रखिएगा। सा आ गया तो सा से उपमा हो गया और हा वर्ण की वृत्ति हो गई तो अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इसलिए बिल्कुल आपने सही जवाब का चयन किया है ना। कि प्रश्न संख्या जो 42 है, 42 का जो विकल्प है कौन सा, तो बिल्कुल विकल्प है डी इज राइट आंसर, ध्यान में आप रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 43 है कि कालिदास विलोम, मातुल और दंतुल, है ना, ये ध्यान में आपको रखना होगा
कि कालिदास कालिदास, यहाँ पे आप देखिए कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल किस नाटक के पात्र हैं? विकल्प ए आषाढ़ का एक दिन, विकल्प बी लहरों के राजहंस, विकल्प सी आधे अधूरे, या फिर विकल्प डी अंडे के छिलके। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि कालिदास, विलोम, दांतुल, मंतुल किसके हैं? आषाढ़ के एक दिन। बात करें आषाढ़ के एक दिन तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है 1958 में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि 8वां सर्ग किस विधा की रचना है? विकल्प कह रहे कि उपन्यास, विकल्प बी नाटक, विकल्प सी कहानी, या फिर विकल्प डी यात्रा वृत्त है। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो प्रश्न संख्या 44 का जवाब है ना, विकल्प बी नाटक इज राइट आंसर। 8वां सर्ग होने का नाटक करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से किसने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है? अब जवाब आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि गिरिराज किशोर ने कहा, विकल्प बी मुद्रा रासद ने कहा, विकल्प सी डॉक्टर विनय मोहन ने, या फिर विकल्प डी ब्रजमोहन शाह ने कहा है। तो किसने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है? आपका जवाब भी आ गया, मुद्रा रासद। और मैंने बिल्कुल आपको ट्रिक की सहायता से इसको बताया था कि जो नाटक की भाषा की बात करते हैं ना, तो रासस की भाषा हाशिए की भाषा होती है। तो रासस पर मुद्रा रासद, रासस को देखे होंगे ना सीरियल वगैरह में या कहीं भी देखे होंगे तो हंस के बोलता है ना, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अब मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगा, तुम्हें बंदी बना लूंगा, हंसकर ही कहता हा। तो रासस की भाषा जो होती है हाशिए की भाषा होती है। तो रासस पर मुद्रा रासद ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि अग्निलीक किसकी कृति है? विकल्प कह रहे कि आगे की है, विकल्प बी दुष्यंत कुमार की, विकल्प सी भारत भूषण अग्रवाल की, या फिर विकल्प डी मोहन राकेश की। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी फौरन आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भारत भूषण अग्रवाल इज राइट आंसर। बिल्कुल, अग्नि की लीक कहाँ पे मिलेगी? बोले सर भारत में, और भारत ने किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो अग्नि की लीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, रेखा खींचा था लक्ष्मण जी ने ना, तो अग्नि की लीक भारत में होगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब है। आगे की एक रचना है उत्तर प्रियदर्शी, दुष्यंत कुमार की एक रचना है एक कंठ बिस्पाई, और मोहन राकेश का आप देखेंगे ना पैरों तले जमीन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी कथन किसका है? विकल्प कह रहे कि कार्नेलिया का है, विकल्प बी सुहासिनी का है, विकल्प सी समवेत है, या फिर विकल्प डी चंद्रगुप्त का है। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। बिल्कुल कार्नेलिया का कथन है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प इज राइट आंसर है ना। चलिए प्रश्न संख्या 48 है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? विकल्प कह रहे कि नहुस है, विकल्प बी भारत दुर्दशा है, विकल्प सी रणधीर प्रेम मोहनी है, या फिर विकल्प डी प्रहलाद चरित है। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप सभी का आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रणधीर प्रेम मोहनी इज राइट आंसर। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है और हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि नदी प्यासी थी किसकी कृति है? विकल्प कह रहे धर्मवीर भारती की, विकल्प बी जयेंद्र कुमार, विकल्प से सुदर्शन, या फिर विकल्प डी भुवनेश्वर प्रसाद की। तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। जो नदी है ना वो धर्म की प्यासी है, धर्म की प्यासी मतलब धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि भागवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? विकल्प कह रहे कि विजय शंकर मल्ल ने, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी गोपाल राय, या फिर विकल्प डी ईश्वरी प्रसाद ने। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है कि भागवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। बात करें भागवती तो भैया भाग्य कैसे बोले, श्रद्धा है ना, जिनके अंदर श्रद्धा फुल रहती है। तो भाग्य श्रद्धा और है ना, भागवती की बात करते हैं ना तो श्रद्धा और भाग से, श्रद्धाराम पुलेरी की भाग पर भागवती विजय मिलती है, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ बोले, मल्ल में। तो श्रद्धा और भाग से विजय मिलती है, तो श्रद्धाराम फुलेरी की भागवती विजय मिलती है, विजय शंकर मल्ल ने पहला उपन्यास माना है। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो बिल्कुल
राम ने परीक्षा गुरु को माना है, पहला उपन्यास। गोपाल राय की बात करते हैं तो देवरानी जेठानी कहानी को माना है। देवरानी कहती है तू गोरी, मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ, दोनों सटर सटर करते हैं, है ना, 70 में लिखी गई, 1870 में। ठीक है, चलिए। ईश्वरी प्रसाद की रचना है, आपने देखा होगा ना, एक रचना है बामा शिक्षक व कल्याण राय। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 51 है कि प्रेमचंद का कौन से उपन्यास में, या कह सकते हैं प्रेमचंद के किस उपन्यास में वैश्या जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास वैश्या जीवन पर आधारित है। जवाब आप सबको देना है, प्रेमा, प्रेमाश्रय, सेवा सदन या कायाकल्प। तो आपका जवाब आ गया, अक्षर विकल्प सी को लाख किया, सेवा सदन। सेवा सदन में 18 जन, वैश्या जीवन, शांता सुमन। शांता सुमन प्रमुख पात्र हैं। सेवा सदन 1918 में लिखा गया है। सेवा सदन में प्रेम से रहते हैं, प्रेमचंद का उपन्यास है। 18 जन, ध्यान में रखिएगा, वैश्या जीवन, तो वैश्या जीवन पर आधारित है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि चंद हसून का खतुत उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। विकल्प बी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। विकल्प सी सत्यनारायण जैन का, या फिर विकल्प डी चतुर्सेन शास्त्री का है। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब सबको देना है, और आपका जवाब आ गया कि चंद खतूनों का हंसू सुनकर के व्यक्ति उग्ध हो जाता है। तो उग्रपार पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है, उदय शंकर भट्ट की किस, है ना, उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास में मछुआरों की जिंदगी का वर्णन है। विकल्प कह रहे शेष अशेष, विकल्प बी लोक परलोक, विकल्प से सागर लहरें और मनुष्य, या फिर विकल्प डी नए मोड़ में। तो आपका जवाब आ गया कि विकल्प सी को लाख किया जाए, सागर लहरें और मछुआरे, है ना। मछुआरे का जीवन कहाँ पे होगा, सागर लहरा और मनुष्य जहाँ पर होंगे वहाँ पे मछुआरों का वर्णन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी को स्टार लगा करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 54 है कि सूनी घाटी का सूरज किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे कि बलभद्र ठाकुर का है। विकल्प बी श्रीलाल शुक्ल का। विकल्प सी शैलेश मटियानी, या फिर विकल्प डी राजेंद्र अवस्थी का है। तो प्रश्न संख्या 54 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब आगे अक्सर विकल्प बी को लाख किया जाए, है ना। जो सूनी घाटी का सूरज होता है ना, वो लाल लाल होता है, तो लाल लाल फार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि यशपाल का। विकल्प बी कमलेश्वर का। विकल्प सी भैरव प्रसाद का, या फिर विकल्प डी अमृत राय का। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आप सबको देना है कि तेरी मेरी बात। आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, यस। बोले तेरी मेरी बात होती है, बोले यस, यस फार यशपाल जी का है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्न में कौन सा एक राजकमल चौधरी का उपन्यास नहीं है। अब कौन सा उपन्यास राजकमल चौधरी का नहीं है। विकल्प कह रहे कि नदी बहती थी। विकल्प भी कह रहे कि शहर था, शहर नहीं था। विकल्प सी कह रहे मरी हुई मछली, या फिर विकल्प डी सफेद चेहरा। जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है, और बिल्कुल ये रिपीटेड प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है, और मेरे द्वारा भी ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपको जवाब देना है, और आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए। जो सफेद चेहरा है ना, ये बिल्कुल राजकमल चौधरी का नहीं है, लक्ष्मीकांत वर्मा का है। जिसके पास लक्ष्मी होती है ना, उसका चेहरा सफेद होता है, ये ध्यान में रखिएगा। राजकमल चौधरी, नदी बहती थी, शहर था, शहर नहीं था, मरी हुई मछली। स्टार लगाइए और इस रचना को बिल्कुल कंठस्थ करिए, है ना, परीक्षा में पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि चितकोबरा उपन्यास किसका है। उपन्यास सीरीज में भी यह प्रश्न पूछा गया था। विकल्प कह रहे कुशा प्रेमदा का। विकल्प किशला सोबती का। विकल्प सी ममता कालिया, या फिर विकल्प डी मृदुला गर्ग का। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 57 आप सबकी स्क्रीन पर है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए। चितकोबरा क्या होता है, मृदुल होता है। मृदुल फाल मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 58 है कि छप्पर दलित उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि प्रेम कपाटिया का। विकल्प बी मदन दीक्षित का। विकल्प सी कह रहे स्वयं प्रकाश का, या फिर विकल्प डी है जयप्रकाश करदम का। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल छप्पर जो होता है ना, वो क्या करता है, जल और प्रकाश को रोकता है, जल और प्रकाश को रोकता है। तो जयप्रकाश करदम, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा, इससे बिल्कुल IGT नोट कर लीजिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, सही जवाब। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि रेखा, भुवन और गौरा किस उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प कह रहे कि मृगनयनी। विकल्प नदी के द्वीप। विकल्प से झूठा सच, या फिर विकल्प डी त्याग पत्र का। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि
कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। नदी के द्वीप पर, बिल्कुल नदी के द्वीप की बात करते हैं, नदी के द्वीप है ना। उपन्यास 1951 ईस्वी में लिखा गया अगे द्वारा, और उसी के प्रमुख पात्र हैं रेखा भूना और गौरा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 60 है, 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल की है, विकल्प बी भगवान दास, विकल्प सी बंग महिला, या फिर विकल्प डी किशोरीलाल गोस्वामी की। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर 11 वर्ष का समय जो है ना वो रामचंद्र शुक्ल का है। 11 वर्ष के समय की बात करते हैं 1903 में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। भगवान दास बोले भैया प्लेग की चुड़ैल हो जाए, भगवान उसके दास हैं। बंग महिला दुलाई बाई, इधर में आपको रखना होगा, बंग महिला की दुलाई बाई। इंदुमती किशोरी की है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिलहाल 11 वर्ष का समय कहानी पूछा गया था, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 60 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, तो बिल्कुल सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 61 है कि रीतकालीन आचार्य ने, किस रीतकालीन आचार्य ने अपने ग्रंथों में मणिमाल भी लिखा है? विकल्प कह रहे हैं कि केशवदास ने, विकल्प चिंतामणि, विकल्प सिद्धदेव, या फिर विकल्प डी मतिराम। प्रश्न संख्या 61 का जवाब आप सबको देना है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चिंतामणि इज राइट आंसर। मणि और मणिमाल, मणि मणि को मिला दीजिए बस, चिंतामणि मणिमाल, है ना। कुछ ग्रंथों में इन्होंने अपने नाम के आगे मणिमाल लिखा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, किसका कथन है? विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प प्रेमचंद का, विकल्प शिव प्रसाद जी का, या फिर विकल्प डी चंद्र शर्मा गुलेरी का। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब सबको देना है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। सबसे उत्तम कहानी कौन होती है? जो जिसका आधार किस पर? बोले सर प्रेम पर टिका हो, जिसका आधार प्रेम पर टिका हो। तो प्रेम फार प्रेमचंद द्वारा कहा गया कथन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विकल्प कह रहे हैं कि राजेंद्र यादव, विकल्प बी गंगा प्रसाद बिमल, विकल्प सी महीप सिंह, या फिर विकल्प डी राकेश वत्स हैं। तो प्रश्न संख्या 63 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। गंगा, गंगा की कहानी क्या है? आ कहनी है, तो आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल ने कहा है। राजेंद्र यादव की बात करते हैं तो नई कहानी, नई कहानी कमोरा होती है, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, इधर में रखिए कमोरा, कमलेश्वर मोहन राकेश राजेंद्र यादव। ठीक है ना। महीप से सतर्क रहो, सचेत रहो, सचेतन कहानी। राकेश बस बिल्कुल सक्रिय हो जा, सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, खासतौर से कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, स्टार लगा करके इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 के लोग हाशिए पर है, कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे कि मधुकर सिंह, विकल्प बी शालिग्राम, विकल्प सी नवनीत मिश्र, या फिर विकल्प डी वीरेंद्र अस्थाना। जवाब आप सबको देना है, प्रश्न संख्या 64 आपके स्क्रीन पर है भैया। बिल्कुल सही जवाब आप सबका आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। लोग हाशिए पर है किसकी? बोले सर आस्था की, लोग हाशिए पर हैं आस्था की। तो आस्था पर वीरेंद्र अस्थाना को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि एक कहानी एवं कहानीकार सुमेलित नहीं है। विकल्प कह रहे गोमा हस्ती है मैत्री पुष्पा की, सारा राय का अबाबिल की उड़ान है, थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे कर लीजिए, सूरबाला सिंह का मुंडेर पर, कमलेश्वर का अपना अपना भाग। तो बिल्कुल यहाँ पर इसको करिए मैत्री पुष्पा का गोमा हस्ती घुमा दीजिएगा, सारा राय का अबाबिल है, सूरबाला का मुंडेर पर है, कमलेश्वर का अपना अपना भाग है। तो कह रहे कौन यहाँ पे असंगत है? जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अपना अपना भाग कमलेश्वर का नहीं है, बल्कि अपना अपना भाग जाने, जाने फार जैनेन्द्र कुमार का है, ये ध्यान में रखिएगा। और अपने अपने भाग का निर्माण जनेन्द्रियों से होता है, ज्ञानेन्द्रियों से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया था गोमा हस्ती है ना जिससे मित्रता होती है, सारा आकाश में कौन बोले अबाबिल उड़ जाता है, अब सूर्य मुड़ेर पर बैठा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए संख्या 66 है कि निम्न में कौन सा पात्र पूस की रात कहानी का पात्र नहीं है? विकल्प कह रहे हैं कि हल्कू नहीं है, विकल्प मन्नू नहीं, विकल्प से झबरा, या फिर विकल्प डी घीसू नहीं है। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, घीसू इज राइट आंसर, है ना। देखिए हल्कू, मुन्नी और झबरा ये पूस की रात कहानी के पात्र हैं, लेकिन घीसू, माधव और बुधिया कफन के पात्र हैं, ध्यान में रखिएगा। कफन कहानी 1934 में लिखी गई है ना, बिल्कुल ध्यान में आप रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और सुंदर तैयारी है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 67 है कि बड़े धूम से टेसू आए, लड़के लाडी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार, उक्ति किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त की, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र, या फिर विकल्प डी है बालकृष्ण भट्ट का। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर। बिल्कुल, जब बड़े धूम से टेसू आएंगे ना तो क्या हो जाता है, तो बुद्धि कुंद हो जाती है। तो कुंद फार मुकुंद को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा करके इसे छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि सब रंग और कुछ राग किसकी कहानी है? विकल्प कह रहे हैं कि अगे की, विकल्प बी नागेंद्र की, विकल्प सी विनोद शर्मा, या फिर विकल्प डी है कि यहाँ पे तब की बात और थी, एक रचना आ गई है ना, अगे के अलावा इस्पाल कर लीजिए। ठीक है, अब जवाब दे दीजिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सब रंग और कुछ राग, विकल्प ए अगे इज राइट आंसर, है ना। देखिए सब रंग और कुछ राग क्या होते हैं, अगे होते हैं, इधर में आप रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रसंख्या है 69 कि फिर बैतलवा डाल पर बैठा किसकी कहानी है? विकल्प कह रहे हैं कि विद्यानिवास मिश्र की है, विकल्प बी कुबेरनाथ राय की, विकल्प सी हरशंकर प्रसाई की, या फिर विकल्प डी बीबी की राय की। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 69 आपके स्क्रीन पर है और धीरे से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। फिर बैतलवा डाल पर बैठ गया, बोले कैसे? बोले सर विवेक से। तो विवेक फार बीबी की राय द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है काव्य दर्पण आलोचनात्मक कृति किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि रामदास मिश्र की है, विकल्प बी सुखदेव बिहारी मिश्र की है, विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद सिंह की है, या फिर विकल्प डी कन्हैयालाल पोद्दार की है। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि जो काव्य दर्पण है ना, वो विकल्प ए रामदाहिन मिश्र का है, ध्यान में रखिएगा, है ना। जो रामदाहिन मिश्र है ना, वो काव्य के दर्पण को कहाँ पे रखते हैं? बोले अपने दाहिने रखते हैं, दाहिने, दाहिने पार रामदाहिन मिश्र, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी कि दोनों पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? विकल्प ये कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प बी अमृतलाल, विकल्प सी आगे, या फिर विकल्प डी सुमित्रा नंदन पंत को। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं तो 1968 में पहली बार इनको चिदम्बरा पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात करते हैं तो 1960 में इनको बूढ़ा हो गया, है ना, ध्यान में रखिएगा, चांद और बूढ़ा चांद इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनको सोवियत नेहरू पुरस्कार भी मिला है लोकायतन पर, तो ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से बात अगर हम लोग करें तो प्रश्न संख्या 71 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि निम्न में से किस कवि को स्वर सिद्ध की उपाधि मिली है? विकल्प कह रहे कि मनुनाथ को, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी परमेश्वरनाथ रेणु, या फिर विकल्प डी सुमित्रा नंदन पंत को। तो प्रश्न संख्या 72 का जवाब आप सबको देना है कि स्वर सिद्ध उपाधि किसको मिली है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर पंत से मिली है, पंत को मिली है। तो पंत फार सुमित्रा नंदन पंत, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इनका जो मूल नाम था गोसाई पंत था, ध्यान में रखिएगा, है ना। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्न में से कौन सी पत्रकारिता सुमेलित नहीं है? विकल्प कह रहे कि प्रतीक अगे की पत्रिका है, विकल्प तद्भव कमलेश का, विकल्प सी वाक सुधीर पचौरी का, या फिर विकल्प डी मूक नायक अम्बेडकर का। तो कौन एक सुमेलित नहीं है? जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो तद्भव है ना, एक कमलेश का नहीं बल्कि अखिलेश का है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 74 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? विकल्प कह रहे कि औचित्य क्षेमेंद्र का, वक्रोक्ति कुंतक का, ध्वनि भामा का, रस भरत मुनि का। तो कह रहे कौन इसमें असंगत है, यानी कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर
है ना। बात अगर हम लोग करें औचित्य चमेंद्र का है, वक्रोक्ति कुंतक का है, ध्वनि भामा का है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ध्वनि भामा का नहीं बल्कि भामा की बात करते तो अलंकार है ना। ध्वनि किसका है? आनंद वर्धन का है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या 75 है कि काव्य शोभा या करतारो धर्म गुणा किसकी उक्ति है? विकल्प कह रहे कि मम्मट की, विकल्प बामन की, विकल्प श्री राजशेखर की, या फिर विकल्प डी पंडित जगन्नाथ की। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि काव्य शोभा या करतारो कौन होता है? विकल्प बी बामन होता है। ध्यान में रखिएगा कि काव्य शोभा या धर्म करतारा धर्म गुण बामन में, धर्म का गुण बामन, बामन फार बामन को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76 है कि वैदग्धा भंगी भणित किसका सूत्र है? विकल्प कह रहे कुंतक का, विकल्प भोज का, विकल्प श्री राजशेखर का, या फिर विकल्प डी पंडित जगन्नाथ का। तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि वैदग्धी भणित किसका सूत्र है। आपको जवाब देना है तो यहाँ पे कुंतक के स्थान पर आप कर लीजिए शंकुक, कर लीजिए शंकुक। अब आपको जवाब देना होगा कि वैदंगी भणित किसका सूत्र है और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शंकुक इज राइट आंसर, है ना। वैदग्धी भणित सूरत वैदग्धा भंगी भणित सूत्र किसका है? शंकुक का है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 है कि उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है ना। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? विकल्प कह रहे करुण, विकल्प बी श्रृंगार, विकल्प सी वीर, या फिर विकल्प डी शांत रस है। तो जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करते हैं ना उत्तर रामचरितम की, जो प्रधान रस है ना, विकल्प ए करुण रस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न 78 है कि शिशुपाल बधम के रचनाकार कौन है? विकल्प कह रहे कि भामा है, विकल्प भारव, विकल्प से कुंतक, या फिर विकल्प डी माघ है। जवाब आप सबको देना है। तो आपका जवाब आ गया कि जो शिशुपाल का वध होता है ना वो माघ में होता है। तो माघ फार माघ जी की रचना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल अब तेजी के साथ हम लोग थोड़ा सा चलेंगे क्योंकि आपका समय भी बचाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 के अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? विकल्प कह रहे भवभूत, विकल्प भास, विकल्प से कालिदास, या फिर विकल्प डी भारवी है। तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कालिदास इज राइट आंसर, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, 10 अंक इसमें है। ठीक है, चलिए दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। प्रश्न संख्या 80 है कि राजशेखर के नाटक का नाम है। विकल्प कह रहे हैं कि बाल रामायण, विकल्प बी चंड कौशिक, विकल्प सी शेष ना निषधानंद यानी कि नैषधानंद, विकल्प डी कह रहे आश्चर्य चूड़ामणि। जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 80 आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया कि राजशेखर का जो रचना है कौन सी रचना है? विकल्प ए बाल रामायण, बिल्कुल सही रचना जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 81 है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विकल्प कह रहे कालिदास, विकल्प बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी भारवी, या फिर विकल्प डी जयदेव। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 81 आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। कि गीत की गोविंद कौन गाते? बोले जयदेव। जयदेव क्या करते हैं? गीत गोविंद गाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82 के निम्न में भास की कृति है। विकल्प कह रहे विक्रमोर्वशी, विकल्प बी रत्नावली, विकल्प सी मस्कटकम, या फिर विकल्प डी प्रतिमा नाटकम। तो आपका जवाब आ गया फौरन कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रतिमा नाटकम इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है आप सबका और एकदम सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और आप सब बिल्कुल सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 83 है कि श्री हर्ष के पिता का नाम क्या है? विकल्प कह रहे सुधीर, विकल्प सुशीला, विकल्प से हीर, या फिर विकल्प डी कृष्ण। तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हीर इज राइट आंसर, है ना। श्री हर्ष की बात करें, श्री हर्ष के पिता का नाम हीर था, माता का नाम मामल्य देवी था। ठीक है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 84 है कि राम शब्द के षष्ठी एक वचन रूप है। विकल्प कह रहे हैं कि रामो, विकल्प बी रामस, विकल्प सी रामे, या फिर विकल्प डी रामेश। तो षष्ठी एक वचन रूप होगा। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 84 आसान सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 85 है कि राजा शब्द रूप है
है ना। विकल्प ए कह रहे कि तृतीया, विकल्प बी चतुर्थी, विकल्प सी पंचमी या फिर विकल्प डी षष्ठी। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आप सबको देना है और आपका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तृतीया इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 86 है कि सर्वस्व सर्वयो सर्वेशाम किस विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप है। तो बिल्कुल सर्वस्व सर्वयो सर्वेशाम, बिल्कुल जवाब दीजिए, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी। और आपका जवाब भी आ गया अक्षर विकल्प बी को लॉक किया जाए, षष्ठी विभक्ति इज राइट आंसर। सही जवाब, सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 87 किस अर्थ में प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है। विकल्प कह रहे कि प्रतिपादक के अर्थ में, लिंग के अर्थ में, हेतु के अर्थ में या फिर परिमाण के अर्थ में। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 87 आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया अक्षर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हेतु के अर्थ में तृतीय व्यक्ति नहीं बल्कि प्रथम व्यक्ति नहीं होता बल्कि तृतीय व्यक्ति होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 87 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 एक निम्न में से किसने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। विकल्प कह रहे कि बरूची, विकल्प बी कामता प्रसाद गुरु, विकल्प सी जॉन जोशुआ केटलर ने किया या फिर विकल्प डी हेमचंद्र ने किया है। तो प्रश्न संख्या 88 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हेमचंद्र इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना कौन कर सकता है, हेमचंद्र ने किया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 के निम्न में से किस कवि ने अपभ्रंश को उड़ाड़ा भाषा कहा है। विकल्प कह रहे कि हेमचंद, विकल्प दंडी, विकल्प सी आचार्य किशोरीदास या फिर विकल्प डी भामा। प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, इड़ाड़ा भाषा कौन करते हैं, दंडी। दंडी में इड़ाड़ा है इसलिए इड़ाड़ा भाषा, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे क्लू बना करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 कि हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुत है हिंदी भाखो पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि भारत हरिश्चंद्र का, विकल्प बी नूर मोहम्मद, विकल्प सी जायसी या फिर विकल्प डी रसखान का। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नूर मोहम्मद इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है। स्टार लगा करके इन्हें ऐसे आप नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 की बोली एवं नामकरण कर्ता असंगत है। विकल्प कह रहे कौरवी राहुल ने नाम दिया, असंगत है। विकल्प बिहारी गियरसन ने दिया, असंगत है। विकल्प सी कह रहे भोजपुरी रेमंड ने दिया, असंगत है। विकल्प डी कह रहे मैथिली विद्यापति ने दिया, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल मैथिली विद्यापति ने नहीं दिया बल्कि विद्यापति तो मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं। नाम किसने दिया कि मैथिली को कोल ब्रुक, ये ध्यान में रखिएगा। कौरवी राहुल, बिहारी गियरसन, भोजपुरी रेमंड, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 91 का विकल्प डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और संभावित प्रश्न हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ब्रह्मी लिपि का विकास क्रम है। विकल्प कह रहे कि उत्तरी लिपि, उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, सिद्धमातृका, देवनागरी। उत्तरी शैली, सिद्धमातृका, गुप्त और देवनागरी। विकल्प सी में गुप्त, सिद्धमातृका, देवनागरी, उत्तरी शैली या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि देवनागरी, उत्तरी शैली, गुप्त और सिद्धमातृ। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका बिल्कुल जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। अब कैसे से दिमाग में बैठाएंगे तो यहाँ पे कर लीजिए UGC देव में, है ना। उत्तरी शैली, गुप्त शैली, सिद्ध मात्र की शैली और देव फॉर देवनागरी, UGC दे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 सर्वप्रथम आ की 12 खड़ी किसने तैयार की। विकल्प कह रहे कि सावरकर बंधु ने, विकल्प श्याम सुंदर दास, विकल्प सी गोरखनाथ या फिर विकल्प डी श्रीनिवास। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 93 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, सावरकर इज राइट आंसर, है ना। 12 घंटे खड़ा होकर कौन काम कर सकता है, बोले सर वर्कर कर सकते हैं। तो वर्कर फॉर सावरकर को ध्यान में आप रखिएगा और इसे कंटेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 किशोरीदास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण किसने कहा। विकल्प कह रहे हैं कि कामता प्रसाद गुरु ने, विकल्प किशोरीदास ने, विकल्प सी हरदेव बाहरी ने या फिर विकल्प डी अंबिका दत्त व्यास ने। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 94 आप सबके स्क्रीन पर है, किसने कहा।
तो आपका जवाब आ गया कि अंबिका दत्त व्यास, है ना। व्याकरणों का व्याकरण कौन होगा? जो बिल्कुल अंबिका होगा, व्याकरण का अंबिका होगा अंबिका दत्त व्यास, है ना। व्याकरणों का व्याकरण अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 95, कुचारण स्थान असंगत है। विकल्प में कह रहे काका का गंगा कंठ से है, विकल्प भी कह रहे कि चाचा चाइया तालब है, विकल्प सी कहता था दंत है, या फिर पापा बाबा मूर्धन्य है। जवाब आप सबको देना है कौन एक उच्चारण स्थान असंगत है, और आपका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प प्रश्न संख्या 95 के विकल्प डी को लॉक किया जाए। पापा बाबा माँ मूर्धन्य नहीं, बल्कि पापा बाबा माँ की बात करते हैं ना, तो ओष्ठ है ना, ओष्ठ है। अब बात करें का से कबूतर, का से कंठ, है ना। चा से जाइया चाटते हैं तालू से, तालब से। दंत, दंत में देखेंगे ता था धाना, और इसको करेंगे दंत, इसे मिल जाएगा, दंत से हो जाता है। पा फा बाबा माँ, बात करते हैं पा पा, है ना। जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसके पास दांत नहीं होते हैं, तो दोनों ओठों को चिपका करके बोलता पापा पापा मामा, है ना। तो घर वाले सोचते हैं कि ये पापा कह रहा है, बट वो पापा नहीं कहता है, बल्कि दोनों ओठ को चिपका कर बोलता है। तो ओठ से ध्यान में रखिएगा, पापा मामा, है ना, दोनों ऊ और पापा बाबा माँ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 96 की वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। विकल्प कह रहे कि विशेषण है, विकल्प बी क्रिया विशेषण, विकल्प सी क्रिया है, या फिर विकल्प डी संज्ञा है। तो जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 96 आप सबकी स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। क्रिया विशेषण, है ना, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया विशेषण ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 97 है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के लेखक कौन है। जवाब आप सबको देना है प्रश्न संख्या 97 आप सबके स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है। विकल्प कह रहे कि रामनाथ त्रिपाठी की, विकल्प बी डॉक्टर भागीरथ मिश्र की, विकल्प सी कह रहे नंदुलारे वाजपेयी की, और विकल्प सी है श्याम सुंदर दास की। तो जवाब आप सबको देना है, और प्रश्न संख्या 97 आप सबके स्क्रीन पर है। तो आपका जवाब भी आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए, नंदुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। अब 20वीं शताब्दी तक, है ना, क्या होता है, नंद को दुलार मिलता है, तो नंदुलारे वाजपेयी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 98 कि आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया। विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी मिश्र बंधु, विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा ने। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबको देना है कि आदिकाल को वीर काल किसने दिया है, और आपका जवाब भी आ गया कि वीर विश्व है ना, विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर। राम ने क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। मिश्र बंधु की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रारंभिक काल कहा है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करते हैं तो वीर काल कहे हैं, और राम कुमार वर्मा ने कहा कि संधि एवं चारण काल, संधि करो या रण करो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 98 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 99 की यह पुष्प संभवतः भ्रंश क्या प्रसिद्ध कवि है जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था, कथन किसका है। आपको जवाब देना है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का कथन, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा का, या फिर विकल्प डी नंदुलारे वाजपेयी का है। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 99 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर, है ना, अगर बात करें तो विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब, और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है कि यह पुष्प संभवतः अभ्रंश का प्रसिद्ध कवि है ना, हजार होने के बाद भी हजारों कवियों में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 100 है कि कुमार पाल चरित्र किसकी कृति है। विकल्प कह रहे कि सोम प्रभु सूर की है, विकल्प बी हेमचंद सूर की है, विकल्प सी मेरतंग की है, या फिर विकल्प डी श्रांगधर की है। तो प्रश्न संख्या 100 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 100 का जो विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। कुमार पाल चरित्र की बात करते हैं ना, तो चरित्र को क्या करो भैया, हेम सा रखो, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सोम प्रभु सूर की, तो बिल्कुल कुमार पाल प्रतिबोध है, ये ध्यान में रखिएगा। मेरतंग की बात करते हैं ना, तो तुंग हो जाता व्यक्ति प्रबंध चिंतामणि में, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 101 है कि रचना रचनाकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे कि योगचर्या डोमिका की रचना है,
योग सार जेंदु का है, योग चर्या पद लुइपा का है, विकल्प सी कह रहे चर्या गीत कोश सरहपा का है। अब कह रहे कौन एक असंगत है, जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 आपके स्क्रीन पर। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करते हैं प्रकृत पैंगलम। यहाँ पर बात अगर किया जाए प्रश्न संख्या 101 का, तो कह रहे कि रचना एवं रचनाकार असंगत हैं। बिल्कुल आपको जवाब देना होगा। यहाँ पे देखिए योगचर्या तो बिल्कुल डोमिका का है, सही है। योगसार जेंद का ये भी सही है। चर्या पद सबका होता है, देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा लुइपा यह सत्य है ना। तो चर्या पद किसका होता है, सर्प का होता है। सबर पा कर रचना है, ध्यान में रखिएगा, यही संगत है। और जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प सी है, तो सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। चर्या गीत कोश सरहपा का है ना। स्टार लगा करके रचनाओं को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए, हो सकता है कृषि परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 102 है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने राजस्व शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। विकल्प कह रहे कि राजस्व से, विकल्प राजस, विकल्प से रसायन, या फिर विकल्प डी रास। जवाब सबको देना है प्रश्न 102 का, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि नंद रास नहीं आती है, नंद रास नहीं आती है। इन्हीं की बात करते हैं ना, तो रासो नाम रास से लिया है नंद ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। राजस्व की बात करते हैं तो गासादा तासी ने। राजस की बात करते हैं तो हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है। रसायन की बात करते हैं तो राम रसायन तुमरो पासा, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए। प्रश्न 103 है कि सही मिलान करो। विकल्प ए मधुकर की रचना जयमंग जी चंद्रिका है, नल सिंह का विजय पाल रासो है, सारंगधर की बात करते हैं हमीर रासो, सिरधर का रणमल छंद है। अब इसके हिसाब से देखा जाए अगर प्रश्न संख्या 103 का, तो बिल्कुल जो आपका विकल्प होगा, विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। 1 का 3 और 1 का 3 आप देख रहे हैं, बिल्कुल 3। बी की बात करते हैं तो बी का 2, सी की बात करते हैं तो बिल्कुल 4 पे आएगा, और डी का 1 पर। ठीक है, तो बिल्कुल रट्टा लगाइए, स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न 104 है कि विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं। विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामबृज बेनीपुरी। विकल्प बी कह रहे हैं हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा। विकल्प सी कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू ब्रजेंद्र सहाय। या फिर विकल्प डी है गियरसन नागेंद्र और जनार्दन। तो प्रश्न संख्या 104 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर कि विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले विद्वान कौन से हैं, जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 104 का विकल्प डी को लाग किया जाए। गिना जने लोग हैं, गिना जने। अब विद्यापति को रहस्यवादी की बात किया जाए ना, तो उनको ज़्यादातर लोग श्रृंगार मानते हैं, श्रृंगार परक, श्रृंगारिक मानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग उनको भक्ति परक मानते हैं, और रहस्यवादी मानने वाले गिने जने लोग हैं। तो गिने जने का मतलब गियरसन, नागेंद्र, जनार्दन, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा करके इन्हें ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब आगे है प्रश्न संख्या 105 कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं। विकल्प कह रहे कि श्याम सुंदर दास हैं, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प सी मुनिजिन विजय हैं, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्रश्न संख्या 105 का जवाब आप सबको देना है कि पृथ्वीराज को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आप सबके स्क्रीन पर है, जवाब आप सबके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। बात करें रामचंद्र शुक्ल जी को, तो जितने भी देवी देवता के नाम हैं, सभी देवी देवताओं ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, गौरी शंकर ओझा हैं, देवी प्रसाद हैं, एक बउलर है, बउलर ने तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ तक कह दिया है ना। मुरारीदान है, ये ध्यान में आप रखिएगा। बात करें जो सुंदर व्यक्ति है, तो सुंदर व्यक्ति तो क्या किया, पृथ्वी को प्रमाणित माना है। इन्हीं की श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल और विष्णुलाल पंडा ने माना है ना। मुनिजिन विजय, ये ध्यान में रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, और सुनीत कुमार चटर्जी तथा जसरथ चंद्र ओझा ने इसको देखा जाए तो अर्ध प्रमाणित माना है। तो फिलहाल अगर इस प्रश्न के हिसाब से आपको देखेंगे तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 106 है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। विकल्प ए कह रहे कि हसन निजामी, विकल्प बी अबुल हसन, विकल्प सी बुद्धसेन या फिर विकल्प डी पृथ्वी सिंह है। तो प्रश्न संख्या 106 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अबुल हसन इज राइट आंसर। अमीर खुसरो अबुल हसन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 107 है कि जो जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे कि विद्यापति की, विकल्प बी गोरखनाथ, विकल्प सी रायदास या फिर विकल्प डी सरहपा की। तो प्रश्न संख्या 107 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो जो पिंडे सो सो ब्रह्मंडे है ना, वही जो है गोरख में है ना। जो जो पिंड में है सो सो गोरखनाथ में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 108 है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का काल किसने कहा। विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प सी राम कुमार वर्मा ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने। तो प्रश्न संख्या 108 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का काल कौन कह सकता है। तो आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोध व्यवघात क्यों हो गया, क्योंकि हजार ध्यान में रखिएगा, हजार व्यवघातों का विरोधों का काल, ठीक है। हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, स्टार लगा करके इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 109 है कि संत नामदेव के सगुण पदों की भाषा है। विकल्प कह रहे कि ब्रज भाषा, विकल्प बी खड़ी बोली, विकल्प सी सदुतुड़ी या फिर विकल्प डी अवधि। तो प्रश्न संख्या 109 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि जो सगुण है ना, बिल्कुल विकल्प ए सही जवाब है, ब्रज भाषा, है ना। संत नामदेव देखिए बात करें ना, सगुण और निर्गुण दोनों में पदों की रचना करते थे। तो जब सगुण में रचना उन्होंने की तो ब्रज भाषा में की, क्योंकि सगुण ध्यान में रखिएगा कृष्ण जी को माना होगा। निर्गुण में उन्होंने किया तो खड़ी बोली सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी सदुक्कड़ी निर्गुण, ठीक है। चलिए प्रश्न 110 है कि कबीरदास किस शासक के समकालीन थे। विकल्प कह रहे कि अकबर के, विकल्प बी सिकंदर लोधी, विकल्प सी बाबर या फिर विकल्प डी शेरशाह सूरी। तो प्रश्न 110 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सिकंदर लोधी इज राइट आंसर। और कबीरदास के ऊपर सिकंदर लोधी ने ढेर सारा अत्याचार किया था, जिसका जो आप देखेंगे विवरण जो है आनंददास द्वारा लिखी गई कबीर परिचय है, तो उस परिचय में मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 111 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कृति को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। विकल्प कह रहे हैं कि हंसा को, हंसावली, विकल्प से चंदायन, विकल्प से सत्यवती कथा या फिर विकल्प डी मृगावती को। तो प्रश्न 111 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। सत्य है, क्या है, सत्य है कि ईश्वर एक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। ईश्वर दास द्वारा लिखी गई कहानी है कि प्रेमाख्यानक काव्य है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर दास द्वारा लिखा गया सत्य है। और कितनी बार बोले, हजार बार सत्य है कि ईश्वर एक है। 1501 में लिखा गया ईश्वर प्रसाद द्वारा। तो ईश्वर सत्य है ना, ईश्वर एक है, हजार बार सत्य है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यवती कथा, है ना। हंसा ऐसे हंसा जैसे उसके साथ साथ पूरा गण हंसा, तो गणपति गुप्त ने हंसावली को माना है। चंदा दे दो राम के नाम पर, तो राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना है, इधर में पर रखिएगा। और मृग को वन में राम ने मारा, तो मृग फार मृगावती, वन फार कुदबन की रचना है, राम ने मारा रामचंद्र द्वारा, है ना। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना गया है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न 111 का विकल्प सी राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न 112 है कि पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। विकल्प कह रहे कि आदि कांड है, विकल्प बी सुआ खंड है, आदि खंड, विकल्प बी सुआ खंड, विकल्प सी नागमती वियोग खंड या फिर विकल्प डी स्तुति खंड। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब सबको देना है और आपका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नागमती वियोग इज राइट आंसर। बिल्कुल अनुपम निधि नागमती वियोग खंड, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा और इसको रट्टा लगा लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 113 है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। विकल्प कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य, विकल्प बी बद्मवाचार्य, विकल्प सी विष्णु स्वामी या फिर विकल्प डी निम्बार्काचार्य। तो प्रश्न संख्या 113 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि ब्रह्म है माधव,
माधवपार माधवाचार्य, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा करके इसे याद कर लीजिए। रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो राम के अनुज हैं तो उनके साथ श्री लगाइए, श्री संप्रदाय। विष्णु रुद्र शुद्ध है तो शुद्ध संप्रदाय। निम्बार्काचार्य निम्ब खाता है तो व्यक्ति सनक जाता है, सनकाद संप्रदाय, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से एक रामानंद के शिष्यों में नहीं आते हैं। विकल्प ए कह रहे कि नरहयानंद, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी अनंतादास या फिर विकल्प डी सुंदरदास। तो प्रश्न संख्या 114 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो सुंदरदास है ना, वो बिल्कुल रामानंद के शिष्यों में नहीं आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और सुंदरदास जी कहते हैं ना, संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि थे, ये ध्यान में, पढ़े लिखे संत थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 116 है कि इसके आप हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। विकल्प कह रहे कि पादरी या पी के हैं, विकल्प भी कह रहे कि पादरी एडमिन गिफ्ट्स हैं, विकल्प सी कह रहे गियर्सन है या फिर विकल्प डी किशोरीलाल गोस्वामी है। तो प्रश्न संख्या 116 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि स्केच गिब्स, स्केच गिब्स, गिब्स माने दे दो, है ना। स्केच, स्केच माने होता है रेखाचित्र, ध्यान में रखिएगा। तो पादरी एडमिन ने गिब्स, स्केच गिब्स, ठीक है। और पादरी एफ के की बात करते हैं ना, तो एफ फॉर, है ना, फर्स्ट। तो यहाँ पे कर लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहाँ जो स्केच है ना, इनका केवल हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर हो जाता है और पादरी एडमिन गिब्स का स्केच आप है। तो ध्यान में रखिएगा, स्केच गिब्स, गिब्स है और हिस्ट्री पादरी एफ के है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 है कि निम्न में असंगत कथन है। विकल्प कह रहे हैं कि चारण काल गियर्सन का, विकल्प बी कह रहे हैं कि प्रारंभिक काल मिश्र बंधु का, ये संगत है। विकल्प सी कह रहे सिद्ध सामंत काल राहु संकृतान का, संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे वीर काल रामचंद्र शुक्ल का है, ये असंगत है। तो कौन सा असंगत है, जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करें ना वीर काल, तो बिल्कुल वीर काल रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है ना, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी का तो वीर गाथा काल है ना। वीर काल की बात करते थे, वीर विश्व हैं, विश्वनाथ सिंह का है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। इसे भी आपको ध्यान में रखना है और इन्हें ऐसे ही आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 118 को देखते हैं कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना। विकल्प कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प मिश्र बंधु, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा ने। तो प्रश्न संख्या 118 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानने वाले व्यक्ति जो है ना, वो मिश्र लोग हैं, मिश्र पार मिश्र बंधु ने। ये ध्यान में रखिएगा कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 119 है कि निम्न में कौन सी रचना सिंगारिक नहीं है। विकल्प कह रहे कि बीसल देवरासो नरपतनाल की, ये सिंगारिक नहीं है। विकल्प भी कह रहे हैं कि सारंगधर का हमीर रासो, ये सिंगारिक नहीं है। विकल्प सी कह रहे कि मधुकर भट्ट की जयमंग जसवंत का, ये नहीं है। या फिर विकल्प डी कह रहे दलपल विजय की खुमार रासो, ये सिंगारिक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 119 का जवाब आप सबको देना है। इन्हीं कौन सी एक रचना जो सिंगारिक नहीं है। प्रश्न संख्या 119 जवाब आप सबको देना है। बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए, दलपल विजय का खुमार रासो, बिल्कुल ये सिंगारिक नहीं है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अब सिंगारिक की बात करते हैं तो देखिए ना, स, मैं, है ना। बस दिमाग में रख लीजिए कि सिंगार कौन करता है, सनम करता है, सनम करती है ना। अब सा की बात करते हैं तो सारंगधर का हमीर रासो, ना की बात करते हैं नरपतलाल, आपने देखा विशल देव रासो, और माँ की बात करते हैं मधुकर का जय मैंगजस चंद्रिका। तो सिंगार कौन करता है, सनम करती है। तो सारंगधर की रचना हमीर रासो, नल नरपतलाल की विशल देव रासो, और माँ से मधुकर भट्ट की जय मैंगजस चंद्रिका, ये सिंगारिक रचना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 120 है कि निम्न में से पृथ्वीराज रासो के विषय में असंगत कथन है। प्रश्न संख्या 120 का जवाब सबको देना है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग है, संगत है। विकल्प भी कह रहे हैं कि इसमें सुख सखी संवाद के रूप में चित्रित, ये संगत है।
विकल्प सी कह रहे कि इसमें 69 सर्ग है, ये संगत है, या फिर विकल्प डी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है, ये असंगत है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 120 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी है ना। 69 सर्ग नहीं है बल्कि 69 समय है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को निर्माण करने का मेरा उद्देश्य था कि आपको तैयारी इसी तरह से करनी है ना। सर्ग समय तक को आपको कंठस्थ करना है कि आपसे परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आपकी तैयारी उस लेवल की हो। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 121 है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है। विकल्प ये कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो प्रश्न संख्या 121 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और आपका सुंदर जवाब आप सभी का आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर, है ना। बात करें विद्यापति को जाति कवि, तो विद्यापति को जाति कवि बच्चे बच्चे कहते हैं। तो बच्चे बच्चे फार डॉक्टर बच्चन सिंह को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 122 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी कृति है। विकल्प कह रहे कि ज्योतिष ठाकुर की, विकल्प दामोदर शर्मा की, विकल्प से रोड़ा की, या फिर विकल्प डी सरहपा की। तो प्रश्न संख्या 122 का जवाब सबको देना है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण की बात करते हैं ना, तो विकल्प बी सही जवाब दामोदर शर्मा, बिल्कुल सही जवाब सबका दिख रहा है ना। और मैंने आपको बताया था कि उक्त व्यक्ति प्रकरण जो होता है ना दमदार होता है, तो दमदार फार दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। बड़ को ज्योति में पढ़ो तो ज्योतिष ठाकुर का बड़ रत्नाकर है। राहुल बेल रोड पे होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और इसे सरहपा का बात करते हैं दोहा कोश। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 123 है कि अधूरी मूरत किसकी रचना है। विकल्प कह रहे कि यशपाल का, विकल्प बी अमृतलाल नागर की, विकल्प सी रांगे राघव की, या फिर विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार की। तो प्रश्न संख्या 123 का जवाब सबको देना है और आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर जो अधूरी मूर्त होती है ना वो राघव की होती है। तो राघव फार रांगे राघव सही जवाब और बिल्कुल आप सबने दिया है। तो निश्चित रूप से आप सबकी जो तैयारी है बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 124 है तर्क का तूफान किसकी रचना है। विकल्प कह रहे हैं कि इलाचंद जोशी की, विकल्प बी यशपाल की, विकल्प से आगे, या फिर विकल्प डी उपेंद्र नाथ अस्क का। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 24 आप सबकी स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल आप इसे कंठस्थ कर चुके हैं क्योंकि प्रश्नोत्तरी में कराया जा चुका है ना। बिल्कुल सही जवाब यशपाल है। अब तर्क का तूफान, तर्क से क्या हो जाता है, तूफान आ जाता है, बोले यस सर, है ना। देखे होंगे तमाम लोग, है ना, तर्क करते करते बिल्कुल मारपीट हो जाती है। तो तर्क से तूफान आता है, बोले यस सर, यशपाल जी का रचना है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 125 है कि बिखरे मोती और उन्मादनी किसका कहानी संग्रह है। हाल ही में कहानी विधा चल रही है और ये प्रश्न कराया गया है और आगे कराया भी जाएगा। तो बिल्कुल हम आप सबसे आशा करते हैं कि इस प्रश्न को सभी भाई बहन बिल्कुल सही करेंगे कि बिखरे मोती और उन्मादनी किसका कहानी संग्रह है। विकल्प कह रहे हैं कि निराला का, विकल्प सुभद्रा कुमारी चौहान का, विकल्प सी देवी शंकर अवस्थी का, या फिर विकल्प डी नामवर सिंह का। तो प्रश्न संख्या 125 का जवाब सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, स्टार लगा करके इसे छाप लीजिए। और मित्रों बिल्कुल वीडियो के प्रारंभ से आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए एक बार आप सभी को फिर से तहे दिल से ढेर सारा आभार, धन्यवाद। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर बिखरे मोती और उन्मादनी जो है ना शुभ शुभ होता है। तो शुभ शुभ फार सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बहुत सही जवाब, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबसे आग्रह है कि आप सभी अपना स्नेह, प्रेम और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि आपकी जो परीक्षा बहुत निकट होने वाली है। तो चलिए आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।